नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानियों को तो हमने वहाँ जाकर ठोका ही ठोका। उनकी जो पिटाई हुई, जो उनके न्यूक्लियर वाली चीज़ें चल रही हैं। मैं व्यूअर्स को बता दूँ, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस की बात गलत थी, पर क्योंकि अब उसमें बड़े-बड़े लोगों की हुँ। अ, सीक्रेट्स निकल कर आ रहे थे, तो अब उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए गए कि भैया आप चुप हो जाओ, अब मत बोलो। आईएए तक आकर बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं था। वो अलग बात है, अभी भी अर्थक्वेक हो रहे हैं लगातार। ये तो बाहर में पाकिस्तानी पिट रहे थे, भारत के अंदर भी पाकिस्तानी है, ईस्ट के भी हैं, वेस्ट के भी हैं, जिनकी पिटाई जबरदस्त तरीके से चालू हो गई है। और सिर्फ एक चीज नहीं है, ओवरऑल तरीके से चल रही है। सर, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैकडाउन इन इंडियाज हिस्ट्री, जिस तरीके का क्रैकडाउन अभी चल रहा है। जी सर। गायत्री जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने सही कहा, आपको तो याद नहीं होगा, दिस इज इंडीड वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैकडाउन्स आई हैव एवर सीन। 1971 के बाद से अगर आप देखें, जब बांग्लादेशी रिफ्यूजीज का आगमन शुरू हुआ, तो हमारी मातृभूमि को धर्मशाला से भी ज्यादा बदतर, धर्मशाला में भी कुछ भुगतान करना पड़ता है और एक सीमा रहती है कि 7 दिन से ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं। यहाँ माल मुफ्त दिले बेरहम खानदान, खाला जी, खालू जी, मामू, फूफू जितने हैं सबको बुला लो, छाती पे मूंग दलो भारत के। और आकर के इनको रहने वाले जो मानव तस्करी का जो आयाम है, इसके पहले 71 के पहले क्या स्थिति थी, हर थाने में एक रजिस्टर होता था, लापता पाक नागरिक। तो पाकिस्तान के वो नागरिक जिनकी सूचना नहीं मिलती थी, आते थे, भूमिगत हो जाते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे, पलायित हो जाते थे, उनको पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग खोजता था और प्रत्येक लापता पाक नागरिक को, वो नंबर्ड होते थे, जब दस्तयाब होते थे, पकड़े जाते थे, तो पुलिस कर्मियों को इनाम दिया जाता था। ये तो मैंने भी देखा है। लेकिन जब करोड़ों की संख्या में, जब 71 के युद्ध के बाद 71 में कहा गया था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी आए हैं, तो हम लोग की जो ढुलमुल नीति थी, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या हम छाती पे रख करके पाल रहे हैं, जो एक पैसा टैक्स देना नहीं, बल्कि जो हमारे संसाधन है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं। हमारे तो एक पूर्व प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि जो भी भारत के जो रिसोर्सेज हैं, जो खाद्य और खनिज है, उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ऐसी दानवीरता, माल मुफ्त दिले बेरहम, यानी पर्सनल चैरिटी एट पब्लिक कॉस्ट। टैक्स भरे हम, चैरिटी करो तुम और राजनीतिक लाभ उठाओ तुम। अब हम आते हैं, जो ये क्रैकडाउन हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घटनाक्रम हुआ है, और उसके पहले मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूं। आप भी टीवी पे जाती हैं, मैं भी टीवी पे जाता हूं। टीवी शो के बाद एक बहुत बड़े कमेंटेटर थे कि डॉक्टर विक्रम सिंह, हमें आपकी एक मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए आपको? उनका भारत में जो रोहिंग्याओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें कहना चाहिए, भारत एक विराट देश है और उसको उदारता दिखाते हुए अभी रोहिंग्याओं को यहां पर पुनर्स्थापित करना चाहिए, और अपने, जैसे हमारी परंपरा रही है कि हम खुले दामन के साथ उनका स्वागत करें। क्या श्रीमान जी, कान खोल के सुन लीजिए, खुले दामन से हमने अब तक स्वागत किया, मिला क्या? भारत भूमि के इतने भाग खंडित विखंडित हो चुके हैं, अब और अभी जो बची कुची कसर है, वो अब आप पूरी करा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोगों को हमवार करके एक एनजीओ के माध्यम से पैसा लेकर के एक जनमत इकट्ठा करते हैं। जनमत इकट्ठा करते हैं, तभी हम आपको आगे बताएंगे। अभी जो पकड़े गए हैं, पहले सुखद समाचार आपको बताते हैं, राजस्थान में कितने पकड़े गए? 1008 ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और इसमें 150 को तो आपको जान के खुशी होगी कि पश्चिम बंगाल हवाई यात्रा उनको करा दी मुफ्त में। खैर, इनको इतना तो सुख मिला कि वैसे तो जीवन में ये रेलवे से नहीं जा सकते थे। और ये जो आपने बौद्धिस्ट बुद्धिस्ट मंक का दिखा रहा, दोबारा दिखा दीजिए। एक उनका स्वागत वहां होता है, एक इनका स्वागत वहां है। खैर, हम ये सब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक मिसाल है कि जो उनकी करतूतें हैं, वहां पर इनके साथ ये व्यवहार वहां पर हो रहा है। जो एक शांतिवादी, अहिंसावादी बौद्ध भिक्षु हैं, उनका ये कहना है। हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, अगर इस तरह का व्यवहार आ रहा है, तो वो अपने अंदर अंतर मंथन करें। आखिर बौद्ध भिक्षुओं को आपने कितना प्रताड़ित, आतंकित और कितना आपने तंग कर दिया होगा कि ये व्यवहार आपके साथ हो रहा है। तो राजस्थान को तो मैं बधाई दूंगा कि 150 पश्चिम बंगाल हवाई जहाज से जोधपुर से भेजे गए, और 17 जिलों में ये पकड़े गए हैं 1008, जिसमें सर्वाधिक कहाँ के हैं गायत्री जी? आपको मालूम है सीकर कहाँ है? सीकर कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं, एयर
आपको, हमें नहीं मालूम है, लेकिन बांग्लादेशी 394 सीकर से पकड़े गए हैं। जाहिर है कि उनका कोई मुखबिर है, कोई तंत्र है जो उनको बताता है कि यहां जाओ, यहां पता नहीं लगेगा। सीकर में शायद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी क्रियाशील नहीं है कि तुम्हारे बारे में जानकारी होगी। 394 सीकर से, अजमेर 250, उदयपुर 27, अलवर 98। ये वो जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस एनआईए की, इंटेलिजेंस की शायद उतनी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से ये डिटेन किए गए हैं, संतोष का विषय है। इसके पहले गुजरात में भी पकड़े गए थे, और जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं। और अब इसे मद्देनजर एक और सुखद अनुभव यह है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, जिससे कि इनकी गतिविधियों पर अंकुश हो, जो लाके इनको बसा रहे हैं। और बसाने में आपने ये भी देखा होगा कि इनके पास से जो अभिलेख मिल रहे हैं, जो इनके आइडेंटिटी पेपर्स मिल रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो पश्चिम बंगाल में इनका फैब्रिकेशन हो रहा है। और इनके फर्जी डॉक्यूमेंट जो गुजरात में पकड़े गए हैं, उन्होंने पूछताछ में ये बताया, गायत्री जी, ये फेक डॉक्यूमेंट्स पश्चिम बंगाल से। जाहिर है कि एंट्री भी पश्चिम बंगाल और आसाम से, फेक डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पर मिल रहे हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनको वहां की बोलचाल की भाषा में और एक संगठित तरीके से भारत की डेमोग्राफिक चेंजेस को लाने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब बढ़ाने के लिए, तो चारा तो ये खाए और भाईगिरी भारतवासी निभाए। गंगा जमुनी तहजीब की बात ये करे कि जब तक तुम्हें रोजगार माल मुफ्त तुमको मिलता रहे, तब तक तो है भाईचारा। उसके बाद आप देख लीजिए कैसे फन काट के खड़े हो जाते हैं। अभी तो हम आगे आगे बताते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले टर्मिनल 1 के ऊपर इनके एक हजरत तिरंगे के ऊपर बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे। सीआईएसएफ ने पकड़ा, उनको भेजा जेल। हिमाकत तो आप इनकी देख लीजिए, और इनकी जो इनकी इज्जत और जो भाव है। अभी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं फिर से बधाई दूंगा कि उन्होंने काम किया है कि यूपी एटीएस ने बांग्लादेश के एक कपल को, जो 12 साल से अलीगढ़ में रह रहे थे, उनको गिरफ्तार किया। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जनरल विपिन रावत सर ने कहा था कि 2.5 फ्रंट, अब मैं उसको ढाई नहीं कहता हूं, अब 2.9 फ्रंट, 2 फ्रंट तो आपका चीन पाकिस्तान है। ये 0.9, लगभग 1 फ्रंट आपने तैयार कर लिया है। ये जो 2.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या और इस तरीके के तत्व हैं, और जो रह रहे हैं यहाँ पर, यूपी पुलिस ने 18 जिलों में, ध्यान से सुनिए, 18 जिलों में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो प्रो पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी पोस्ट कर रहे थे, भारत के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और इस तरीके के पोस्ट निकाल रहे थे जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। यूपी पुलिस को मैं बधाई दूंगा, और इनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाएं कि कम से कम 3-4 साल अंदर जरा इनके दिमाग ठंडा हो जाए। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, प्रो पाकिस्तानी गतिविधियां करने को, और अगर किसी ने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, अरे हमारे 27 बेगुनाह नागरिकों की नृशंस हत्या पहलगाम में हुई, जरा तुम भी उसकी निंदा कर देते। तो जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे लगाए सड़कों पर और उस पर लोग चल रहे थे, तो तमाम महिलाएं निकल करके आई, उसको छुड़ा करके अपने कलेजे से मोहब्बत दिखा रही थी पाकिस्तान की। लेकिन आपको जान के अभी खुशी होगी कि भारत सरकार में हमारे मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने यह बताया है कि अभी सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और जो इट्सी, यूबिल इंडिया, इनसे कहा है कि अब पाकिस्तान के झंडे कर दे भारत में बेचना बंद। जरूरत क्या है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? पाकिस्तान के झंडे का भारत पे क्या काम है? पाकिस्तान की एम्बेसी में चाहिए तो पाकिस्तान से लेकर के आए। पाकिस्तान के झंडे की बिक्री का कोई औचित्य भारतवर्ष में नहीं है। तो गायत्री जी, मैं इस बात से भारत सरकार को बधाई दूंगा, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान के झंडे को बेचने का यहाँ औचित्य क्या था? ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और पाकिस्तान को अगर चाहिए तो जाके अपने देश से लेकर के आए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपसे बताया कि अभी कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी, मुफीद और माकूल जानकारी पुलिस को दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि ये कि बहुत अच्छा एक अभिनव प्रयोग है कि हर जगह कहते हैं कि आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। जहां कहीं आपको इस तरीके के तत्व, नाजायज बांग्लादेशी, नाजायज रोहिंग्या, आपराधिक गतिविधियां सुनाई पड़ती हैं, इन हेल्पलाइन पे सूचना दी जाए। और पुलिस को वैसे भी आप 112 पे दे सकते हैं।
और आपकी नाम और जानकारी के लिए मैं पुलिस अधिकारियों से कहूंगा उसको गोपनीय रखा जाए। अच्छी जानकारी देने वालों को पुरस्कार की घोषणा भी की जाए, पुरस्कार की घोषणा भी करेंगे तो जन जन, क्योंकि पूरा भारत आज इनकी गतिविधियों से, बांग्लादेशी और रोहिंग्या से बिल्कुल दुखी और बिल्कुल आजिज आ चुका है। और चूंकि दुखी और आजिज आ चुका है, तो गायत्री जी अगर इसके समूल इनका सत्यानाश करना है तो ये जरूरी होगा कि इसके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की जाए और 112 के अलावा डेडिकेटेड हेल्पलाइन और रिवॉर्ड की घोषणा की जाए। आप देखेंगे कैसे परिणाम आपके सामने आएंगे। यहां पर इक्का दुक्का नहीं आते हैं, पहले तो आएंगे इक्का दुक्का, फिर 25-50 की हुजूम बना करके रहेंगे और उनको बसाने वालों की कमी नहीं है। सरकारी जमीनों पे कब्जा, वहां जाकर के जिस तरीके से अपराध और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त करवा देना और अपने वोट बैंक को मजबूत करना। सबसे पहले इतनी तो कृपा मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि इनके वोटिंग राइट्स तुरंत समाप्त होने चाहिए। जिस दिन आपने वोटिंग राइट समाप्त कर दिए और सरकारी तमाम सुविधा जिसमें फ्री राशन, फ्री इलाज और फ्री बाकी चीजें हैं, शौचालय, गैस आदि सब्सिडी, ये सब बंद कर देंगे, ये वैसे ही बिल्कुल लाचार हो जाएंगे और ये वापस चले जाएंगे बांग्लादेश। क्योंकि अभी तक आपने कहा ना हमने भारत को धर्मशाला बना दिया, अरे धर्मशाला में भी कुछ भुगतान करना पड़ता है, एक मियाद होती है। ये बेमियाद रहते हैं और किसी तरह का कोई टैक्स देते नहीं है। हमारे आपके टैक्स पे ये खून पी रहे हैं भारतवर्ष का, तो इनका कोई औचित्य यहां पर नहीं है। और मैं फिर चाहूंगा कि अभी तो आपने देखे सुप्रीम कोर्ट ने, यही नहीं कि देश ने एक पहल की है, सुप्रीम कोर्ट और हमारे न्यायालय ने भी बड़ी अच्छी पहल की है। और मैं आपके सामने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस रखना चाहूंगा और कुछ तो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है कि अगर ये विदेशी हैं तो इनका डिपोर्ट होना परम आवश्यक है। अब आप कहेंगे हम कैसे प्रमाणित करें? सवाल ये उठता है कि आपने कभी सोचा कि जितने भी अवांछनीय तत्व हैं, ये सब बंगाली मुस्लिम ही क्यों हैं? बंगाली हिंदू भी आ जाते कहीं तो हम मान लेते, बंगाली कहीं और भी आ जाते। केवल बंगाली मुस्लिम कोड की तरीके से आकर के भारतवर्ष में नाजायज कब्जा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, और उनसे अगर 4 बार आप पूछ लीजिए, गहराई से पूछताछ हो जाए, तो मैं क्वेश्चन भी बना के पुलिस एजेंसी को दे सकता हूं कि ये सवाल आप पूछ लीजिए, ये खुद बता देंगे कि ये बांग्लादेशी ही हैं। ये पता लगाना कि एक कुशल विवेचक का कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है। और जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार जाके उनका परीक्षण कर लिया जाए, वो भी एक तरीका है। डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, परीक्षण कराइए और जब अगर फर्जी पाए जाए तो उसमें भेजिए जेल। और जेल में वही बेसिक खाना जो होता है, जो सबसे सस्ती सब्जी और रोटी, लिमिटेड राशन, जितना कि जेल मैनुअल में है उसी के अनुसार इनको भोजन कराया जाए। अब 142 रोहिंग्या डिपोर्ट हुए बांग्लादेश और म्यांमार में, यह भी एक सुखद समाचार है, अभूतपूर्व। ये इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई दूंगा। 142 रोहिंग्या डिपोर्ट हुए बांग्लादेश और म्यांमार ऑफ ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत। तो हम क्या ऑपरेशन सिंदूर की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? यह काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। और इसके बाद का घटनाक्रम इससे भी ज्यादा दिलचस्प है गायत्री जी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है 2 रोहिंग्याओं की तरफ से कि उनके हाथ बांध दिए, आंख पे पट्टी बांध दी गई और उन्हें पोर्ट ब्लेयर में जाकर के कर दिया, जाके छोड़ दिया गया। पोर्ट ब्लेयर के जरिए इनको छोड़ दिया गया, छोड़ के मतलब वहां नजरबंद कर दिया। और वहां की जेल की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी अमानवीय हैं और इन ह्यूमन कंडीशंस में उनको रोका गया। इतना ही नहीं, एक और याचिका है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच में, जिसमें यह कहा गया है कि 43 रोहिंग्या को जबरदस्ती ले जाके समुद्र में फेंक दिया गया। वैसे तो मैं यही कहूंगा फेक है कि सर वो न्यूज़, भारत, वो फेक है। अच्छा, बहरहाल अगर फेक है तो मतलब बिल्कुल ठीक है। मतलब ज ज उस न्यूज़पेपर में वो एंटी इंडियन न्यूज़पेपर है जिसने ये छापा था और उसके बाद अक्रॉस द लॉट ऑफ पीपल पिक्ड इट अप बट वो न्यूज़ गलत है। जी सर। ठीक, अगर फेक भी है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो खैर है ही है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई हो, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता, सूर्यकांत में, और जो भी रिट इनके पक्ष में आ रही हैं, मैं ये चाहूंगा कि ये रिट जो दाखिल कर रहे हैं, जरा इनकी एक बार जांच हो जाए।
रोहिंग्यास के बारे में, बांग्लादेशियों के बारे में, जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं कि इनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, भारत के जेलों में अमानवीय परिस्थितियों में इनको रोका जा रहा है या इनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो इनके पक्ष में बोलने वालों की माली हालात, उनकी ज़रिया आमदनी, उनकी क्या मजबूरी है कि ये राष्ट्र विरोधी तत्वों के बारे में चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और उनके पक्ष में पीआईएल कर रहे हैं। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आसान काम नहीं है। गायत्री जी, लाखों का खर्चा है, संसाधन लगते हैं और लाखों के खर्चे में अगर कोई इतना पैसा ला रहा है तो मैं जानना चाहूंगा इतना उदार दृष्टिकोण राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति। दो बातें, आपके पास इतना इफरात का पैसा है, और अगर इफरात का पैसा है तो आपकी माली हालात देश को जानने का अधिकार है, और दूसरे आपकी मजबूरी क्या है। मैंने आपको बताया कि एक बहुत प्रतिष्ठित पैनलिस्ट ने मुझसे कहा, नाम लेना उचित नहीं है, कि साहब रोहिंग्या के बारे में हम लोगों को, जो आप जैसे धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, खड़े होकर धर्मनिरपेक्ष जरूर हूं, लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों के पक्ष में एक शब्द कहना, मैं देशद्रोह मानता हूं और पाप मानता हूं, दोनों बातें। देशद्रोह मानता हूं और पाप मानता हूं। राष्ट्र विरोधी तत्वों के बारे में, उनके पक्ष में एक शब्द कहना, और इसी तर्क को लेकर के गायत्री जी मैं कह रहा हूं कि जो लोग इनके पक्ष में पीआईएल कर रहे हैं, जरा उनकी एंटीसीडेंट्स और बैकग्राउंड चेक हो जाए, उनके माली हालात चेक हो जाए। माली हालात चेक होने के बाद उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस पता लग जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएसआई के चलते या बांग्लादेश के इंटेलिजेंस के चलते वो इस तरीके की कवर फायर उनकी कुछ तत्वों के द्वारा दी जा रही है। आपके सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक अखबार हमारे यहाँ द वायर है, इसी तरीके के तमाम और तत्व हैं, करण थापर जी, राजदीप सरदेसाई जी, और एक दो हैं, राना अयूब जी, कितनों को नाम मैं गिना दूं। ये लोग तो वैसे ही प्रो पाकिस्तान एलिमेंट हैं, और भारत विरोधी और हमारे निर्वाचित सरकार की विरोध करना इनका, तो मतलब समझता हूं कि एक इनके डीएनए में है। अब अगर है तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी माली हालात कहां से आ रही हैं। बहरहाल अब तक की जो घटनाक्रम है गायत्री जी, ये बड़ा सुखद अनुभव है। कम से कम राष्ट्र जाग गया, ऑपरेशन से दूर के चलिए। और आपने ये भी देखा होगा, ये जहां जहां संवेदनशील स्थान है वहीं वहीं जाके बसाए गए हैं। कश्मीर में और कहीं कोई जाके नहीं बस सकता है, लेकिन कश्मीर में नाजायज बांग्लादेशी और रोहिंग्या जाके बस जाते हैं और बसाए जाते हैं, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए और राष्ट्र विरोधी तत्वों में पाकिस्तान और बांग्लादेश को मुखबिरी करने के लिए, जासूसी करने के लिए। हर कैंटोनमेंट के बाहर अगर ये बस रहे हैं तो इनको उजाड़ना चाहिए। हर बड़े डीआरडीओ और एचएल के कारखाने के पास अगर ये बस रहे हैं, इनको तुरंत, मेरा आह्वान होगा भारत सरकार से, इंटेलिजेंस और एनआईए से, कि अपने इंस्टॉलेशंस को सैनिटाइज करें, एक एक्सरसाइज करें जिसको कहते हैं सैनिटाइजेशन। अवांछनीय तत्व का अगर हैं, यही बहुत बुरा है, लेकिन एचएएल और डीआरडीओ के पास अगर हैं, और यह अगर पहलगाम और ऐसे संवेदनशील स्थानों पर हैं, सबसे पहले बेमुरव्वत होकर के इनको निकाल के करते हैं बाहर। इनको जाना चाहे अंडमान जाए या कहीं भी जाए, बल्कि अंडमान अगर गए हैं और वहां भी इनको धकेल दिया गया है, ये खैर बात की बात है। अमानवीकृत करने के पक्ष में तो मैं नहीं हूं, लेकिन अत्यधिक मानवता दिखाने के पक्ष में भी मैं नहीं हूं, अत्यधिक करुणा दिखाने के पक्ष में भी मैं नहीं हूं। जितना आपका अधिकार है, जो कि हमारे मानक हैं, अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप जो हमारे मानक हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य हैं, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। अभी क्या हालात हैं, कागज आपको मिल गए, सरकारी सुविधाएं आपको मिल गई, वोटिंग राइट आपको मिल गए, नौकरी करने के आपको मौका आपको मिल गया, ये सब चीजें तो हम खत्म कर ही सकते हैं। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, इसमें तो एक पैसा बजट तो है नहीं, देश को लाभ ही लाभ है। आप जेल में रहेंगे तो आपका जो लेबर होगा वो देश के जीडीपी में काउंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए हम 1 करोड़ लोगों को नजरबंद करके कैंप्स में रख करके, इनसे हम केवल जो अनुमन्य लेबर है, जो अनुमन्य इनकी जो धनराशि इनको मिलनी चाहिए, उसके ऊपर आप इनसे काम ले, जितना इनको भुगतान, इनका श्रम का जो लेबर कॉस्ट है इनको आप देती हैं, उतना ही पर्याप्त है। न इनको नौकरी मिलनी चाहिए, न सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, वोटिंग राइट तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। जी गायत्री सर जी। इन्हें सर इन्हें सजाए काला पानी क्यों नहीं हो सकता है? दैट्स द बेस्ट वे टू टीच देम अ लेसन। मैं वही कह रहा हूं, सजाए काला पानी तो वहीं आप लोकेशन कर लीजिए, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तमाम जगह है भारत में जहां पर आप इनको रिलोकेट कर सकती हैं। अब ये खुल के नहीं वही बताना चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैपिंग हो चुकी है। मैपिंग, अगर कोई जानना चाहे, जिसके बारे में मैपिंग हो चुकी है, जहां इनको बहुत बड़े समूह में नहीं, आप इनके जैसे समूह जिसको आप नियंत्रण कर सके, मॉनिटरिंग हो सके,
इनके ऊपर अगर आप चिपिंग करना चाहें, चिपिंग कर सकती हैं, जिससे कि कहीं भागे तो तुरंत पता लग जाए ये कहाँ पर हैं, जैसे कि शातिर बदमाशों। तो आप इनके अगर करना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि अब भारत का मूड बन रहा है कि इनको निष्क्रिय करना। तो इनको एक तरीके से कैंप पे डाल करके इनसे जो भी इनके अधिकार है, कोई अमानवीय कृत्य ना हो, कोई टॉर्चर ना हो, लेकिन जो इन ये अवांछनीय तत्व, हॉस्टाइल एलिमेंट के ये जो व्यवहार होना चाहिए, वही व्यवहार इनके साथ भी होना चाहिए। क्योंकि हमारी छाती पे मूंग ये दल चुके हैं, करीब वर्षों दशकों तक ये छाती पे मूंग दल चुके हैं। अब वक्त आ गया है हिसाब करने का। सारी सरकारी सुविधाएं बंद, जहां आप रह रहे हैं, भोजन, सुरक्षा और पानी और मौलिक चिकित्सा, इसका अधिकार आपका है, वो आपको उपलब्ध होगी। लेकिन वोटिंग राइट, सरकारी सुविधा, ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। सर, जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं पिछले, मैं कहूँगी पहलगाम 22 अप्रैल से लेके आज 16 मई हो गया है। अगर हम उनको डिवाइड करें तो हम उनको कई कैटेगरीज में बांध सकते हैं। जी सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसको कैसे करेंगे आप? आप उसको इस तरीके से कर सकती हैं कि पहले जनता का सहयोग, सरकार का एक्शन, पुलिस का एक्शन, पुलिस के एक्शन के साथ-साथ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। और अब तो पार्लियामेंट में भी बिल आ गया है कि जो एक बिल आप जो मैंने चर्चा की थी कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, तो मैं समझता हूं कि पूरा राष्ट्र एक समग्र रूप से, और इसके साथ ही सोशल मीडिया को लेकर के भी ये बात है कि सोशल मीडिया में भी जो चर्चा हो रही है उसको लेकर के, जैसा यूपी पुलिस ने कार्रवाई की, तो एक कंसोलिडेटेड इन टोटलिटी जो एक्शन हो रहा है, ये एक बड़ा सुखद अनुभव है। राष्ट्रहित में ये पहले होना चाहिए था, लेकिन शायद पहलगाम की दुर्घटना के बाद, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद देश जागा है। लेकिन चलिए, अब अगर शुरू हो रहा है तो इसको और गति देने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। आप कनेक्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव, जय हिंद गायत्री जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर।